हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेफ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बहुत ही खास फसल को, यानी कि एक फसल है जिसे बहुत खास मानते हुए या खास बनाने के लिए उसे वर्ष 2023 की फसल घोषित कर दिया। यानी कि अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो 2023 है उसके लिए उसे फसल घोषित कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके लिए यानी कि उस फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए और उसके उपभोग में वृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक विचार किया गया और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए 2023 का वर्ष उस फसल के लिए रख दिया गया। तो अब क्या है खबर? इस खबर को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो इस खबर से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि वह फसल है, उस फसल का नाम है बाजरा। बाजरा को ही अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए चयनित किया गया 2023 के लिए, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 है। अब बात आती है कि ये चर्चा में क्यों है। तो आप समझ गए होंगे 2023 आ गया इसलिए चर्चा में है, और चर्चा में होने की वजह 2023 का आना ही नहीं है, बहुत पहले से है, वो भी देखेंगे क्यों है। और भारत में बाजरे का क्या उत्पादन है उसके बाद देखेंगे। स्मार्ट फूड के रूप में बाजरा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और उसके बाद देखेंगे स्मार्ट क्रॉप के रूप में बाजरा, यानी कि किस प्रकार बाजरे का कहीं भी उत्पादन करना कितना आसान है, कितना स्मार्ट है वह उत्पादन करना। आगे देखेंगे आगे की राह क्या है, यानी कि किस प्रकार से इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, साथ में इसके उत्पादन से मिलने वाले लाभ का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी में करेगा आपकी पकड़ को और मजबूत। तो चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। खबर क्या आई है? द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, हाउ इंडियाज गवर्नमेंट कैन प्रमोट द केरल्स इन 2013। मतलब सीधी सी बात है कि 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है बाजरा। मिलेट्स मतलब बाजरा या बाजरा की तरह जो और उत्पादक है उसकी कैटेगरी के और भी हैं, जैसे रागी है, जौर है, और भी देखेंगे उसको क्या क्या है। तो आखिर यह जो हुआ है 2023 में, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तय किया है। क्यों किया है? इसके पीछे की वजह है जागरूकता फैलाना। किस प्रकार की जागरूकता? जागरूकता उसके उत्पादन के लिए कि उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके, साथ में उसका उपभोग भी बढ़ाया जा सके। इन दो बातों को ध्यान में रख। अब बात आती है कि आखिर यह बाजरा क्या है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बाजरा है भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में उगाई जा सकने वाली फसल है, यानी कि पूरे भारत में। क्यों? क्योंकि यह समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधी और उष्ण कटिबंधी क्षेत्र व शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि खेती इसकी की जा सकती है। इसका मतलब यही होता है कि ये सारे के सारे क्षेत्र भारत में मौजूद हैं, इसलिए भारत में लगभग कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। किस प्रकार की फसल है? देखिए, बाजरा में रागी आ गया, ज्वार आ गया, जो मोटे अनाज होते हैं मुख्य रूप से। ज्वार भी इसी के अंदर है, रागी भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो इसी के लिए यह वर्ष घोषित है। अब बात आती है कि ये ऐसी फसलें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हजारों साल पहले से इनका उपयोग किया जा रहा है, मतलब कि इसका उत्पादन हो रहा है। अब आज की डेट में दुनिया के 131 देशों में इसका उत्पादन हो रहा है, यानी कि इसका विस्तार साल दर साल हजारों सालों में होता गया। अब भारत की बात करें तो जो भारत है सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। एशिया एवं अफ्रीका में 60 करोड़ लोगों का पारंपरिक भोजन भी है। यही वजह है कि उत्पादन भी हो रहा है, इसीलिए उपभोग भी हो रहा है। अब बात करें पूरी दुनिया में, भारत वैश्विक उत्पादन का 20% यानी कि 5 इकाई में 1 इकाई भारत की है उत्पादन। अब बात आती है उसका प्रोडक्शन। इंडिया में देखें उत्पादन कहां? भारत में। देखिए, आप देख सकते हैं कि टोटल बाजरा, ज्वार, रागी तीनों का अलग अलग है। तो ये जो नीले रंग से है बाजरा है, ये आसमानी रंग से आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से जा रहा है। और आप देखेंगे कि 2003-4 में इसका उत्पादन जहां था, अब 2021-22 में उतना नहीं दिखता है, 12 मिलियन टन के आसपास था। वहीं 2021-22 में आप देखेंगे तो 12 मिलियन टन की जगह
ये 4.23। तो अब आप देखेंगे कि यह जो है घटकर 9 के आसपास हो गया है, जो पहले कहीं 12 मिलियन टन के, मिलियन टन मतलब कुल उत्पादन, वार्षिक उत्पादन की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब आगे की बात आती है कि इसकी कमी का कारण क्या है, ये उत्पादन में कमी क्यों हुई। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 1960 के टाइम जब वो जो दशक था ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले बाजरा का उत्पादन कुल उत्पादन में काफी मात्रा में होता था। यानी कि उस दौरान अगर 100 इकाई बाजरा होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, हरित क्रांति के पहले अगर 100 इकाई का होता था 1960 के दशक में, तो 1960 के बाद आज 2022 आते आते यह 100 इकाई कितने में बदल गई, सिर्फ 6% उत्पादन होता है तब की तुलना में। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हरित क्रांति आई 60 के दशक में, तो एक तरफ गेहूं का उत्पादन बढ़ा और दूसरी तरफ चावल का उत्पादन कहीं गुना मात्रा में बढ़ा। तो यह एक बहुत बड़ी वजह रही हरित क्रांति। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया, उसी के तहत 2/3 भारतीयों को चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है कम रेट में। मतलब कि कितने रुपए में, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है। इस वजह से भी जो किसान है वह उत्पादन किसका करेंगे, जिसके लिए उनके पास खरीदार होंगे, और खरीदार किसके हैं, गेहूं के हैं, चावल के हैं। सरकार बाजरे को उतना नहीं प्राथमिकता दे रही थी इसके तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। उसके बाद देखें तो गेहूं में एक होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन जो होता है आटे में मौजूद होता है, यह ग्लूटेन रोटी बनाना आसान कर देता है। रोटी बनाना आसान कर देता है तो खाना आसान हो जाता है, समय कम लेता है। इस वजह से ज्यादा प्रचलित है बाजरे की तुलना में। बाजरे की रोटी बनाना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन अपने आप में एक प्रोटीन है जो कि बहुत अच्छे से रोटी बनाना आसान कर देता है। हालांकि थोड़ी सी यह नुकसान भी करता है, बहुत सब लोगों को सूट भी नहीं करता है। अब देखिए जो बाजरा है उसका उत्पादन भी कम है, 1 हेक्टेयर में 1.5 टन बाजरा। वहीं गेहूं का 1 हेक्टेयर में कितना है, 3.5 टन बाजरा। अब देखिए 1960 की तुलना में जो मैंने आपसे बताया जो 6% रह गया, तो उसके पीछे क्या वजह थी, तो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उसमें चावल और गेहूं का उत्पादन एक तरफ बढ़ रहा था और उसकी तुलना में अब देखा गया कि बाजरा का उत्पादन कम हो रहा है, उपभोग करने के लिए उतना सरल नहीं था। उसके अलावा ना वह सरल है, ना ही उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत शामिल किया गया। उसके दाम जो थे इस वजह से निर्धारित नहीं हुए, उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला उस दौरान। इस वजह से वह कहीं पीछे रह गया, उसका उत्पादन नहीं। तो बात आती है कि यह जो उत्पादन नहीं हुआ अगर हो तो कितना बेहतर होगा, क्योंकि यह अपने आप में फायदेमंद है। किस प्रकार से फायदेमंद है, स्मार्ट फूड के रूप में यह फायदेमंद है। इसे स्मार्ट फूड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह काफी पौष्टिक है, उच्च प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन है, आयरन है, लौह तत्व है। अब बात आती है इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में मौजूद है। जैसे रागी है, यही मोटे अनाज में, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम मिलता है। अब बात आती है कि यह जो पोषण है मुख्य रूप से किसके लिए फायदेमंद होगा, जो यह पौष्टिक है, बच्चों के लिए, महिलाओं में जो आयरन की समस्या हो जाती है उससे मुक्ति दिलाएगा। बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है उससे मुक्ति दिला सकता है बाजरा, क्योंकि यह अपने आप में पर्याप्त पौष्टिक है। अब बात आती है कि यह ग्लूटेन फ्री भी है। जो मैंने ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है, वह रोटी बनाना तो आसान कर देता है, लेकिन बहुत लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, छोटी आंत में उसकी वजह से समस्या आती है। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, यह ग्लूटेन फ्री है। इस वजह से आजकल जिस प्रकार से लोग खाने पीने के मामले में जितने कॉन्शियस होते जा रहे हैं, उसमें यह अपने आप में प्रचारक बात हो गई कि ग्लूटेन फ्री है। अगली बात आती है कि आइसेमिक इंडेक्स इसका, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कम होने से क्या होता है कि यह शुगर लेवल नहीं बढ़ने देगा। जितना कम होगा उसका मतलब यह है कि शुगर लेवल उतना कम रहेगा। अब अगली बात आती है कि स्मार्ट क्रॉप के रूप में बाजरा किस प्रकार से सही लग रहा है। देखिए स्मार्ट क्रॉप इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में, मैंने आपको बताया, कहीं भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यह समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय व शुष्क क्षेत्रों लगभग सब जगह इसका उत्पादन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील, यानी कि जिस खास समय में यह
अपने आप को बढ़ा रहा होता, अपनी पैदावार बढ़ा रहा होता, उस दौरान होता यह है कि इसे प्रकाश की जरूरत नहीं होती, प्रकाश मिले ना मिले इसको कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता, तापमान के कम ज्यादा होने से इससे कोई दिक्कत नहीं होती, जलवायु बदल रही इससे कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक कि खराब मिट्टी में भी यह आसानी से उत्पादन इसका हो जाता है। दूसरी तरफ कीटनाशक की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती है। ये इसके जो फायदे हैं ये इसे उचित बनाते हैं कि इसका उत्पादन होना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से भी जिस प्रकार के। और देखिए एक तरफ पानी की खपत, पानी भी कहीं कम लेता है, यानी कि अगर एक तरफ बाजरा उगाना हो एक तरफ चावल उगाना हो तो चावल जो है 3 गुना ज्यादा पानी लेगा। तो भारत जैसे देश में जहां पानी की कमी है वहां पर यह उत्पादन काफी फायदेमंद रहेगा। अब बात आती है आगे की राह। जैसे कि मैंने आपसे बताया दुनिया की पूरी आबादी में भारत की आबादी का कंट्रीब्यूशन कितना है, लगभग 17.7%। लेकिन दुनिया की कुल आबादी में जितना पीने लायक पानी है, साफ पानी है, उसका भारत के पास कितना है, साफ पानी 4%। अब बात आती है कि यह जो जनसंख्या है बढ़ती जाएगी, पानी तो उतना ही रहेगा। इस बढ़ती जनसंख्या के लिए एक तरफ पानी की कमी तो है ही, तो हमें ऐसी फसल चाहिए जो पानी कम लेती हो। दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही, उसके पोषण का भी ध्यान रखना है कि वह कुपोषित ना हो। ऐसा ना हो कि उसे कुछ चीजें अच्छी मात्रा मिल रही हैं, कुछ चीजें कम मिल रही हैं, कुछ खनिज, कुछ विटामिन, कुछ प्रोटीन कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइबर भी सफिशिएंट है। अब बात आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को अभी दिया गया है, इसके लिए बाजरे के लिए बढ़ाया गया है, ये अपने आप में फायदेमंद है। दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी चावल और गेहूं को तो शामिल किया ही गया है, बाजरे को भी शामिल करने की जरूरत है। इस प्रकार का एक प्रयोग उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा किया भी गया है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि पूसा संस्थान ने एक संकर बाजरे को तैयार किया है। इस बाजरे की, संकर बाजरे से मतलब हाइब्रिड बाजरा, इसकी खासियत यह है कि 2.8 टन से 4.5 टन प्रति हेक्टेयर तक बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। 2 योजनाएं चल रही जैसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये किस प्रकार से फायदेमंद हो सकते हैं कि इस योजनाओं के माध्यम से हम जो भारत की स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूलों तक जो योजनाएं चला जा रही हैं, वहां पर कुल 26.52 करोड़ बच्चे नामांकित हैं। इन बच्चों को इन योजनाओं के माध्यम से पोषण दिलाया जा सकता है, उन्हें यह खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे की बात है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहां पर भी जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि किस प्रकार से स्मार्ट फूड तैयार किया जा सकता है इस स्मार्ट क्रॉप की सहायता से। उसके बाद जागरूकता बढ़ानी होगी, किस लिए, किसानों के अंदर भी जागरूकता यह बढ़ानी होगी कि अब इसका ठीक ठाक उत्पादन किया जा सकता है कम क्षेत्र में। उसके साथ ही एक तरफ जागरूकता उत्पादन को बढ़ाने के लिए और दूसरी तरफ जागरूकता बढ़ानी होगी उपभोग को बढ़ाने के लिए, लोगों को पता चल सके कि यह किस प्रकार से उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, उनके पोषण में किस प्रकार सहायक है। इस प्रकार से आज की खबर यहीं पर समाप्त होती है और एक सवाल आपके लिए, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाजरे के उत्पादन के लिए अनुकूल है। आपके ऑप्शन है समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों व शुष्क क्षेत्रों और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।